तो नमस्कार। आज कारगिल दिवस है। कारगिल के शहीदों को बहुत बहुत नमन। उनकी याद में आज प्रोग्राम बना रहे हैं हम कारगिल दिवस के ऊपर। और आपसे हम कुछ चीज शेयर करना चाहेंगे कि हमारे बहुत से लोगों ने शहादत दी थी कारगिल की वार के अंदर, लेकिन एक कॉन्स्पिरेसी थी पाकिस्तान की तरफ से। लेकिन पाकिस्तान से भी बड़ी जो कॉन्स्पिरेसी थी वो थी हिंदुस्तान की तरफ से। हमारे एनएसए ब्रजेश मिश्रा, उनके पास इंफॉर्मेशन थी कि कारगिल के ऊपर पाकिस्तान की तैयारी हो चुकी है, लेकिन जानबूझ के उन्होंने इसको इग्नोर किया, आर्मी को इंफॉर्मेशन नहीं दी। और दूसरी जो सबसे बड़ी भारी गलती थी वो थी हमारे जो आर्मी के चीफ थे वीपी बरिक की, जिन्होंने हमारे सोल्जर को सेक्रीफाइस किया, जिन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया कि हमारी आर्मी के पास क्या एमुनिशन है, क्या उनके पास तोपे जो है, उनके सारी चीजें हैं उनके पास, या बाकी जो रिक्वायरमेंट है उनके भी कोई ख्याल नहीं दिया। फिर बीच में जाकर के चले गए घूमने के लिए जब कारगिल वार चल रहा था। फिर उसके साथ हमारे रॉ के चीफ थे अरविंद केजरीवाल, सॉरी हमारे फिर रॉ के चीफ थे, उन्होंने भी कोई इंफॉर्मेशन पास नहीं की गवर्नमेंट को, जबकि रॉ के पास इंफॉर्मेशन थी। और जो सबसे बड़ा कल्प्रिट था वो था एएस दुल्लत, जो उस टाइम पे नंबर 2 थे। आईवी से उनको लाया गया था स्पेशली, और उनको उनका चार्ज था कारगिल का, यानी कि पाकिस्तान का चार्ज था। उन्होंने जानबूझ के सारी इन्फॉर्मेशन को छुपाया गया, और लोग कहते हैं कि यहाँ पे इंटेलिजेंस फेलियर था। क्या रॉ का फेलियर था, आईवी का फेलियर था, या साथ में हमारी जो मिलिट्री इंटेलिजेंस उसका फेलियर था? इसकी बात भी करेंगे। फिर कैसे बरखा दत्त पहुंच गई वार जोन के अंदर, किसने उसको भेजा? बरखा दत्त हर एक उल्टी जगह पहुंच जाती है। देखा जब 26/11 हो तब भी बरखा दत्त वहां पहुंच गई थी, सारी ड्राइव इमेजेस दे रही थी। और इन सब पे चर्चा करने के लिए कि कारगिल वार की पाकिस्तान ने कैसे तैयारी की, हमारे साथ बैठे राजन खन्ना जी। राजन खन्ना जी, कारगिल वार तो तभी स्टार्ट हुआ ना जब हमारे प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी साहब वो पाकिस्तान गए थे, और पाकिस्तान की आर्मी ने तभी से तैयारी करनी शुरू करती थी कि इंडिया पे अटैक करेंगे, कारगिल वार करेंगे। और आप पूरी खबर बताइए, लोग सारी खबर सुनना चाहते हैं आपके मुंह से। देखिए, सबसे पहले मेरे देशवासियों को जो कारगिल विजय दिवस है उसकी मैं शुभकामनाएं देता हूं, और उन वीरों को जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए भारत माता की रक्षा के लिए, उनको मैं हृदय पूर्वक अपना जो नमन करता हूं, श्रद्धांजलि देता हूं। हर साल हम जब ये जुलाई का महीना 26 का तारीख आता है तो हम उनको याद करते हैं, और जो बलिदान हुए हैं ना जी भूतकाल में, उनको जो होता है याद करने से ये होता है कि भविष्य में हम वो गलतियां ना करें। सबसे बड़ी बात ये होती है कि कहाँ कहाँ हमारे से गलतियां हुई हैं, क्या चीज़ें ऐसी हैं जो हम भविष्य में सुधार सकते हैं। तो ये जो है हर साल हमें जब कारगिल विजय दिवस मनाते हैं तो उन सब पक्षों के ऊपर हमको जो है वो विचार करना चाहिए। देखिए कि कारगिल हुआ क्यों, और उसके पीछे पहले मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। और आज के समय भी जो कारगिल है वो क्यों संदर्भित है, कंटेक्चुअल है, उसके ऊपर मैं चाहता हूँ कि हमारे जितने ओपिनियन मेकर हैं या थिंक टैंक्स हैं उन्होंने पाकिस्तान की मानसिकता, जो देखिए बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज से लोग पढ़कर आते हैं ना, यहाँ आकर के बैठ जाते हैं और पॉलिसी डिसीजन मेकिंग में, उनको जो साइकोलॉजी, जो रीडिंग की ट्रेनिंग नहीं होती है, वो किताबी कीड़े होते हैं, किताबों ने जो उनको बता दिया वो उसके ऊपर चलते हैं। ठीक है, आज हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे एक्सपर्ट होंगे, मान लीजिए, जो जियो पॉलिटिक्स देखेंगे कि पाकिस्तान का यूएसए के साथ क्या चल रहा है, चाइना के साथ क्या चल रहा है, टर्की के साथ क्या चल रहा है, ये सब बातों के ऊपर वो पूरी तरह स्टडी करेंगे, रिसर्च करेंगे। लेकिन पाकिस्तान का जो जनमानस है उसकी साइकोलॉजी क्या है, उसको मेरा ऐसा मानना है ये लोग नहीं जानते। उसके दिमाग के अंदर ये पाकिस्तान की साइकोलॉजी ऐसी है जी कि पाकिस्तान के साथ में जब हमारा दौर चला ना बातों का 1947 से लेकर के बाद तक 60-70 साल, वो हमारी सबसे बड़ी गलती थी। ये आप ध्यान में रखिए, ये पॉलिसी मेकर को बात गांठ में बांध करके रख लेनी चाहिए। लियाकत नेहरू टॉक्स हुई हमारी, ठीक है, 50 के दशक में, जो जब पाकिस्तान बना वो फेल थी। 1960 में हमने उनके साथ में इंडस वाटर ट्रीटी की, वो पूरी उनके पक्ष में थी, क्योंकि 80% पानी जो है वो उनको हमने दे दिया हमारे दरियाओं का। वो हमारी बहुत बड़ी एक भूल थी कि चलो ठीक है, नेहरू क्या था, एक सो कॉल्ड पीसनिक था, वीक हार्टेड पर्सन था, वो ऐसी जो होती है ना बातों से सोल्यूशन निकालने की कोशिश करता था जो प्रैक्टिकल नहीं है। उसने सोचा शायद
पाकिस्तान के साथ में हम इंडस वाटर ट्रीटी कर लेंगे तो पाकिस्तान जो रोज कश्मीर कश्मीर करता रहता है, ये चीज के ऊपर पाकिस्तान का दावा जो है खत्म हो जाएगा। तो वो एक इंडस वाटर ट्रीटी वाज अ काइंड ऑफ सरेंडर, आई टेल यू, जो आज जाकर के हमने उसको सुधारा है कि नहीं, हम इस ट्रीटी को नहीं मानते। ठीक है, उसके बाद में भी हमारी बातें 71 की देखिए जंग होती है, हमारे पास 93,000 बंदे हैं उनके, ठीक है। 72 में शिमला समझौता आता है, उसमें भी इंदिरा गांधी या बिना किसी कंक्लूसिव उनसे बात किए जो है वो बंदे वापस भेज देती है 93,000। तो बातें जो है ना जी, कभी कभी पाकिस्तान के साथ में कामयाब नहीं होंगी। ये कारगिल के संदर्भ में आपको मैं बता रहा हूँ। फरवरी आपने भी जैसे जिक्र किया था कि प्रधानमंत्री वाजपेयी जी ये भी बहुत बड़े एक वो स्वप्न में रहते थे कि हम बातें कर लेंगे जी, आपस में वो गुडी गुडी हो जाएगा जी, कैंडल मार्चेस आ जाएंगे जी, वो बॉर्डर पे आएंगे, हम जाएंगे, अमन की आशा होगी। नहीं हो सकती, नहीं हो सकती ये बात। अपने ये लोग अपनी पॉलिसी मेकिंग में लिख लें, पाकिस्तान के साथ में जब आपका फैसला होगा वो जंग के साथ में ही होगा। कभी आप टेबल पर पाकिस्तान के साथ में फैसला नहीं कर सकते। ये बात में मेरा एक, क्योंकि मेरा वो विषय वहाँ का जो है पाकिस्तान का, मैं आपको लिख हर चीज में मैं कहता हूँ मैं 24 घंटे उस बात के ऊपर एक एक पॉइंट दे करके बहस कर सकता हूँ कि क्यों, कारण क्या है कि उन लोगों के साथ में आप बातचीत करके कोई चीज जो है पीसफुली सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, सबसे पहले एक छोटा सा कारण आज, क्योंकि हम तो कारगिल पर बात कर रहे हैं, एक ये है कि जब ये पाकिस्तान बना था ना जी, वो एक गलत रीजन पे बना था, वो था टू नेशन थ्योरी। आज वो लगातार वो थ्योरी जो गलत है वो झूठ है, वो झूठ साबित हो गया 1971 में कि अगर टू नेशन इस्लाम का जो मानते थे ना, सुप्रीमेसी इस्लाम होता तो बंगाली कल्चर वाद ना जीतता, बांग्लादेश ना बनता। आज वो सही होता तो आज बलोच जो है इनके नाक में दम ना करके बैठे होते। वहां पर बलोच नेशनलिज्म चल रहा है, वहां पर आज पख्तून नेशनलिज्म चल रहा है, वहां पर पाकिस्तान जिसको आजाद कश्मीर कहता है हमारा क्षेत्र पीओजे के, वहां पर लोग सड़कों पे उतरे हुए हैं, वहां पर उनका कश्मीरी, मीरपुरी, रावलाकोटी, वहां का नेशनलिज्म चल रहा है, इस्लाम नहीं चल रहा सर। तो इनकी जो थ्योरी इस्लाम की तो झूठी साबित हो गई थी। लेकिन आज भी पाकिस्तानी लोग, मैं सिर्फ हमारे में एक और गलती, हम पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं कि जी वो आर्मी नहीं चाहती। भाई साहब ये भी मुगालते से बाहर निकल जाओ। आर्मी जो है ना वो मंगल ग्रह से नहीं आती, वो सोसाइटी से पिक की जाती है। सोसाइटी में जो थॉट्स है ना, वो थॉट्स आज भी हैं। वो कहते हैं कि हम जो है, क्योंकि हमने तो आप पे 700 साल राज किया था, ठीक है। आप मैं उनके अंदर मैं जाता हूं, वहां पर मैं गया हूं, मैं उनके दिमाग में घुस चुका हूं। मैं दावे से कह सकता हूं उनके दिमाग में से ये खुराफात नहीं आप निकाल सकते। वो बार बार हमने आप पे 700 साल, कोई कहता है 800 साल, कोई कहता है मोहम्मद इब्न कासिम से 712 से लेकर हमने आप पे राज किया है। आज कैसे आप जो हिंदू कैसे 47 में जिन्ना ने यही कहा था ना कि हिंदू मेजोरिटी में है वो राज करेगा, हिंदू कैसे कर सकता है। ठीक है, ये जो उनकी खुराफात है ना, तो एक बात आप डिसाइड कर लीजिए, पाकिस्तान के साथ में कभी बातचीत से आपका रास्ता नहीं निकलेगा। वो क्या है, उनके यहाँ पर एक वो चलते हैं पूरा कुरानिक एजुकेशन पे, ठीक है। कुरानिक एजुकेशन में जो उनकी हदीस है उसमें एक है अल तकिया, एक उनका कुरान का सिद्धांत है अल तकिया। अल तकिया को हमने कभी समझा ही नहीं, हमने कभी मुगलों के समय नहीं समझा, हमने सुल्तानों के सामने कभी समझा ही नहीं। पहले हमारे लोगों ने अगर समझा होता ना तो इतने साल हमारे यहाँ रहते ही नहीं। अल तकिया क्या कहता है कि जब आप हार रहे हो, जब आपने ये देखो कि दुश्मन आप पर हावी हो रहा हो, तो आप क्या करो कि अल तकिया का इस्तेमाल करते हुए दुश्मन के साथ में, वो जैसे आज की भाषा में व्हाइट फ्लैग कहते हैं ना, कि आप व्हाइट फ्लैग उठा कर दो, आप कह दो नहीं 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 जी हम बातचीत करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद में आप दुश्मन को भ्रम जाल में फंसाओ, भ्रम जाल में फंसा के फिर अपनी तैयारी बैकडोर पे करते रहो, ठीक है। ये इसका उदाहरण आज की डेट में आपको अल तकिया का सबसे बड़ा उदाहरण देता हूं। भुट्टो 1971 में जब इंदिरा ने उसको कहा था, यहाँ पे ये पीएन हक्सर ने अपनी किताब में लिखा है, जब शिमला समझौता हुआ ना तो उसमें कहा था कि आप इसका कश्मीर का भी जो है सॉल्व करो, आप हमारा हिस्सा दो, वापस खत्म करो। तो भुट्टो ने उसको क्या कहा था इंदिरा गांधी को, मैडम देखिए मैं एक हारे हुए मुल्क का वजीर आजम हूँ,
ठीक है, पाकिस्तान उस वक्त हारा हुआ था, मैं उसका वजीर आजम, मैं आपके साथ में कुछ भी अगर इस प्रकार का कोई भी ट्रीटी करके जाऊंगा ना जी, वो मेरी वहां पर जाकर उन्होंने माननी नहीं है, और मेरी वहां पर जाकर के आई विल बी आउट ऑफ ऑफिस। ये अलतकिया था, ठीक है। यहाँ पर वो इसको इंदिरा गांधी को झूठ बयान करके गया, और वापस जाकर उसने पता क्या किया, वापस जाकर के मुल्तान में एक काउ शेड था जहां पर ये गाय भैंसें बांधी जाती थी, उसमें से अमेरिकन सैटेलाइट से बचने के लिए काउ शेड में उसने जितने भी पाकिस्तान के छोटे मोटे बड़े साइंसदान थे सबको बुला लिया, और उसमें उसने एक तकरीर की थी। उस तकरीर में उसने कहा था कि हमको किसी भी सूरत में एटम बम बनाना है, हम घास की रोटी खा लेंगे लेकिन हम एटम बम बनाएंगे। ये आज के संदर्भ में सबसे बड़ा तकिया यहाँ कह के जा रहा है कि मैं वापस जाऊंगा और 6 महीने में आपके साथ वापस आऊंगा और मैं कश्मीर का समस्या सॉल्व करूंगा, और वहां जाकर के लोगों को इकट्ठा करता है और साइंसदानों को कहता है कि मैंने एटम बम बनाना है। तो इसके लिए इनके ऊपर कारगिल दिवस जब हम याद करें तो ये साथ में याद करें कि ये देश के ऊपर हमें कभी भी विश्वास नहीं करना, ये हमारा पॉलिसी डॉक्यूमेंट होना चाहिए, किसी भी सूरत पे बात नहीं करनी। आप कितना भी आज बड़ी कोशिश कर रहे हैं, ये लोग यहाँ से भी बहुत मूर्ख हैं जो लेटरों पे साइन कर रहे हैं, वहां से भी यार इसको होना कुछ नहीं है। कारगिल के संदर्भ में ऐसा था कि हमारे वाजपेयी साहब ने और शरीफ जो अपने वहां पर नवाज शरीफ साहब, ये पाकिस्तान के उस वक्त प्रधानमंत्री थे, इन्होंने आपस में बात की कि ठीक है चलो एक काम करते हैं, कोई ना कोई अभी बातें करेंगे, बैठेंगे, पीसफुल कोई समझौता निकालने की कोशिश करते हैं। बात चल रही थी हमारी, ये शुरू हुई क्योंकि क्या होता है ना, जब किसी हेड ऑफ स्टेट्स ने विजिट करना होता है तुरंत डिसीजन नहीं होते, 1-2 महीने तक सेक्रेटरी लेवल तक आपस में बातें होती हैं, उसमें मसौदे तैयार होते हैं, किन किन बातों पे बातें होंगी, ठीक है, कहाँ जाया जाएगा, क्या पोजीशन होगी, ये चल रही थी बातें। अल्टीमेटली फेब में गए, लेकिन इससे पहले ये 1999 में हुआ है, लेकिन 1998 में क्या हुआ कि पाकिस्तान में जो उस वक्त उनके जनरल मुशर्रफ थे, ठीक है, मुशर्रफ ने प्लान बना लिया था। ये लोगों को, कई लोगों को ये जो मैं बात करने जा रहा हूँ पता है, लेकिन जिनको नहीं पता मैं उनकी नॉलेज के लिए बताता हूँ कि वहां पर इतनी माइनस, क्योंकि -20 -30 ये कारगिल सेक्टर में टेम्परेचर होते हैं सर्दियों में। तो उस समय क्या होता था कि ये जो सारी चोटियां हैं ना, 4 देखिए सेक्टर हैं वो। जब थोड़ी सी ज्योग्राफी बता दूं पहले, जब हम श्रीनगर से लेह जाते हैं ना, तो श्रीनगर से जो गांदरबल डिस्ट्रिक्ट क्रॉस करके रास्ते में जो जुजीला पास आता है, जहां पर पहले जो टनल नहीं होती थी, अभी हमने वहां पर टनल बना दी है ना जी, तो वो टनल क्रॉस करके ना हम पहले आएंगे द्रास सेक्टर में, ठीक है ना। 4 मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से 4 सेक्टर है, द्रास है, मुश्को है, उसके बाद में ये है अपना काक्सर है और बतालिक है, 4 सेक्टर है। अब पाकिस्तान ने चारों सेक्टर की जो चोटियां जहां पर जो हमारी थी वहां पर हमारी पोस्ट रहा करती थी, और हम नॉर्मली अक्टूबर में जब बर्फबारी शुरू हो जाती थी हम वेकेट कर देते थे, और एक किस्म का ये समझौता, हाँ अंडरस्टैंडिंग थी कि हम आ जाएंगे। हम आने शुरू हुए वहां से अक्टूबर में नीचे आ गए, और पाकिस्तान को पता था जैसे हमने वेकेट की, पूरी प्लानिंग करके पाकिस्तान ने पूरा उनका प्लान सेट था। वो जो प्लान बना उसमें 4 जनरल थे, ठीक है, मुशर्रफ था, दूसरा उसमें उनका जो नॉर्दर्न एरियाज है ना, जो उसका कोर कमांडर था महमूद, दूसरा आर्मी का जो उनका CNC जो है स्टाफ का था जनरल अजीज, और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट जो नाम है वो है मेजर जनरल जावेद हसन। ये करेक्टर जो है ना जी, इसके ऊपर लोगों ने कारगिल की चर्चा करते ज्यादा बात नहीं की। बाकी के तीनों लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के थे, वो जनरल था फुल फ्लेजेड मुशर्रफ, लेकिन महमूद और अजीज जो थे लेफ्टिनेंट जनरल, लेकिन ये मेजर जनरल था। ये क्यों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 2 चीजों के लिए। जब ये लोग ड्राइंग बोर्ड पे बैठे ये डिस्कस करने के लिए, तो पहली बात तो ये थी कि जो सियासती निज़ाम है, जो मतलब पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट है, उसको इस बात की भनक नहीं लगने देंगे।
है, उनके बगैर हम काम करेंगे, उनको पता भी नहीं लगेगा हम क्या कर रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, उसमें बात ये थी कि आपस में जब चर्चा हुई ना, तो उसमें जब ब्रेन स्टॉर्मिंग चल रही थी तो जनरल अजीज ने कहा, ये बाद में इन लोगों ने, ये दे आर ऑन रिकॉर्ड व्हेन दे एडमिटेड, उसने कहा कि देखो कि ये कहीं मिस एडवेंचर ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए कि जैसे 1965 में हुआ था। हमने सोचा था कि ऑपरेशन जिब्राल्टर, ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम जो है वो केवल जम्मू कश्मीर तक लिमिटेड रहेगा, और बाद में इंडिया ने सियालकोट सेक्टर और लाहौर सेक्टर खोल दिया था। तो इस बात से एहतियात करो कि कल को ये फैल ना जाए, ये स्नोबॉल ना हो जाए। स्नोबॉल ना हो जाए तो एक बात तो बड़ी तय है कि पाकिस्तान कन्वेंशनल वॉर में हमारे साथ में ज्यादा से ज्यादा 4-5 दिन टिक सकता है, उससे आगे नहीं टिक सकता। ये वो मानते हैं, उन्होंने, उनकी पॉलिसी डॉक्यूमेंट है, ये नहीं है कि हम कह रहे हैं, वो खुद मानते हैं कि हम 4-5 दिन से ज्यादा नहीं टिक सकते कन्वेंशनल वॉरफेयर में। तो उन्होंने कहा ये कहीं स्नोबॉल हो गया तो ना हो कि बाद में पता लगे कि उधर कच्छ में भी भारत चढ़ बैठा है, और सियालकोट सब जगह, भावलपुर सब 2 दिन में पता लगे कि भारत ले गया ये। तो उसने कहा कि थोड़ा इस चीज में आप एहतियात रखिए। तो जावेद हसन, जिसका मैंने जिक्र किया है ना, मेजर जनरल जावेद हसन, उसने कहा कि यार क्या बात करते हो जी साहब, ये हिंदू है, इसमें इतना दम नहीं है। जो बात अयूब ने 1965 में कही थी, ठीक है, वही बात आज 1998 एंड में जावेद हसन कह रहा है कि ये हिंदू है, इनमें कहाँ दम है ये चीज इतनी करने की। अब बस सोचो, आप चलो कारगिल पे कब्जा करेंगे और जम्मू से, श्रीनगर से लेकर लेह तक काट देंगे, वो कटेगा, और सियाचिन कटेगा, और लद्दाख कट जाएगा, उधर से, इधर से लद्दाख कटा, उधर से चाइना आ जाएगा, क्योंकि लद्दाख के ऊपर अपना दावा चाइना रखता है। ये सारी बातें उस वक्त हुई। तो पहली बात तो हमारा जो परसेप्शन है ना जी वहां पे, कि हिंदू रिएक्ट नहीं करेगा, ये परसेप्शन को राइट करने की इस वक्त आवश्यकता है। ये बात मैं कहता हूं हमारे मिलिट्री प्लानर को कि आप परसेप्शन को राइट करिए। जो है, जब भी पाकिस्तान इस प्रकार का मिस एडवेंचर करे, छोटा करे, बड़ा करे, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर आर्टिलरी फायर हो, अगर आर्टिलरी फायर मान लीजिए वहां पर 4 गन कर रहे हैं, अब 40 गन का करो वहां पे, ठीक है, कि हिंदू रिएक्ट करेगा और डिसिसिवली करेगा, डिस्प्रपोर्शनेटली करेगा, तुम्हारे घर में घुस के करेगा, और तुमको ये बात कहने का जो है वो इसके लिए काबिल छोड़ेगा ही नहीं कि हिंदू रिएक्ट नहीं करेगा। तुम्हारा बच्चा बच्चा कहेगा, डरेगा, जैसे हरि सिंह नलवा से डरता था ना कि हरिया रांगला, ठीक है ना, तो आज वो कहेंगे, वहां का बच्चा बच्चा कहना चाहिए कि देखो जी, अगर कुछ भी किया तो भारतीय फौज आकर के बहुत मारेगी। तो पहला तो ये बात जो है, अपना परसेप्शन ठीक कर लो सबसे पहले। आपका पूरा उसमें, मैं कहता हूं कि ये परसेप्शन ठीक करने में सारे हमारे जितने भी अंग हैं, वो मिलिट्री के अंग हो, कि हमारे जो सोशल मीडिया के हों, या हमारी मीडिया मैनेजमेंट वाले लोग हों, उनको ये मैसेज देना चाहिए, गलती करोगे ना तो बहुत मारेंगे। ऑपरेशन सिंदूर में हमने दबा के मारा, लेकिन उन्होंने क्या किया कि पहले से अपना मीडिया मैनेज करके रखा हुआ था, ठीक है। ग्लोबल टाइम चाइना वाला था ही है, अल जजीरा उनका था ही, ठीक है। न्यूयॉर्क टाइम ने तो उनकी जीत बता दी, वाशिंगटन पोस्ट ने जीत बता दी। तो हम जीते हुए बंदों को भी इंटरनेशनली उन्होंने क्या किया। तो हमें अपना मीडिया जो मैनेजमेंट भी सही रख करके, तो पहली बात तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, जो कारगिल वॉर से हमें सबक सीखना है। दूसरी चीज क्या थी, जावेद हसन था क्या, ये जो यूएसए में 1 साल तक जो इनके जो आर्मी ऑफिसर होते हैं ना जी, ये मिलिट्री स्टाफ कॉलेज में यूके में भी बहुत जाते हैं और यूएसए भी बहुत जाते हैं, ये वहां से 1 साल की ट्रेनिंग लेकर आया था, ठीक है। तो एक बात बिल्कुल साबित होती है इसमें से कि कारगिल के पीछे यूएसए का 100% हाथ था। जिस तरह से मैं कहता हूं कि आज जो पहलगाम में पिछले साल हुआ, ठीक है, उसके पीछे यूएसए का पूरा हाथ था, तो कारगिल के पीछे भी यूएसए का पूरा हाथ था, क्योंकि बिल्कुल नहीं चाहते थे यूएसए वाले कि किसी भी प्रकार से भारत का जो पकड़ है उस क्षेत्र के ऊपर पूरी तरह बने, और हमारे जो खोए हुए क्षेत्र हैं पाकिस्तान के पास, उनको हम वापस लें। ये उनकी पॉलिसी को सूट नहीं करता, ना उनकी
जो ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है आर्म्स वेपन्स की, उनको भी सूट करता है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट चलता रहना चाहिए। तो एक तो ये बात जो थी हमारी, हमने सीखने वाली, मैंने आपको बताई है, वो ये थी। दूसरी सीखने वाली बात क्या है कि हम हमेशा दुश्मन के पास में क्या है, ठीक है, उसके उसके बारे में हम सोचते ही नहीं है, ठीक है। आज जब ये बात डिस्कवर हो गई जी कि फरवरी में वाजपेयी साहब जब वहाँ गए थे, उसके बाद में ये 1-2 महीने बाद में पता लगा, वहां पर लाहौर समझौता हो गया, सब हो गया, वापस आ गए। 99 मई के करीब करीब ये डिस्कवर हो गया कि पाकिस्तान ने हमारे ये 4 सेक्टर्स में कई जो चोटियां हैं उनके ऊपर नाजायज कब्जा कर लिया है पाकिस्तान ने। खन्ना साहब आपको यहाँ पे थोड़ी सी बीच में हल्का सा रोकूंगा। देखिए, मैं आपको बता दूं कि मैं एक आदमी को जानता हूं जिसका नाम है सी वांगदुस, जो रॉक ऑफिसर था, उसी सेक्टर में पोस्टेड था। उससे खबर दी बात के अंदर कि पाकिस्तान के फोर्सेस इस टाइम पे कारगिल के अंदर एंटर कर चुकी हैं। कोई रिप्लाई नहीं आया दिल्ली से। दोबारा उसने खबर दी, 2 हफ्ते के बाद फिर वो कोई खबर नहीं आई, तो दिल्ली पहुंच गया अप्रैल के अंदर। लेकिन दिल्ली के अंदर किसी भी ऑफिसर ने उससे बात करने से मना कर दिया, यानी को बड़ा बेबस होकर वापस चला गया। और आपको एक और बात बता दूं यहाँ पे कि हमारे पास रॉ के पास टेक्निकल यूनिट्स हैं जो पूरी मॉनिटरिंग करते हैं पाकिस्तान की आर्मी की। अगर उनकी आर्मी की मूवमेंट होती है तो उस पर भी नजर रहती है और सारी खबर आती है। मतलब बहुत बड़ा यूनिट है, पूरे पाकिस्तान को कवर करता है, गुजरात से लेके, राजस्थान से लेके, पंजाब से लेके, जम्मू एंड कश्मीर से लेकर के हिमाचल प्रदेश तक पूरी कवरेज होती है और हजारों लोग उस पर काम करते हैं। दूसरी आपको एक और बात बता दूं कि हमारी इंटेलिजेंस भी बैठी है, आईजी बैठी है, आईजी तो मॉनिटरिंग करते हैं, उनके भी सोर्सेज है, फिर आर्मी के भी सोर्सेज है। साथ में एक और बता दूं कि पाकिस्तान की आर्मी के अंदर भी रॉ के बहुत से सोर्सेज हैं जो उनको खबर देते हैं। और यहाँ पे रॉ की खबर थी, जो टेक्निकल यूनिट है, कि यहाँ पे कुछ मूवमेंट हो रही है पाकिस्तान की आर्मी की, और वो मूवमेंट हो रही है उनके जो पहाड़ी लोग हैं, खैबर पख्तूनख्वा के लोग हैं, उनकी मूवमेंट हो रही है। क्योंकि पहले पाकिस्तान ने डिसाइड किया था कि वो मिलिटेंट को भेजेंगे, फिर उन्होंने कहा कि अगर मिलिटेंट को भेजेंगे वो तो चढ़ नहीं पाएंगे, वो इतने ट्रेन नहीं होते, तो उन्होंने पाकिस्तान के जो हिली एरिया के रीजन के लोग हैं उनको भेजा नॉर्मल कपड़े पहना करके। तो ये जो सारी बातें की जा रही है कि वहां पे खबर नहीं थी, खबर थी। खबर किसने नहीं थी? तुल्लत उस टाइम को डील कर रहे थे पाकिस्तान को, उनको स्पेशली आईबी से लाया गया था, उन्होंने खबर पास नहीं की। फिर जो हमारे रॉ के चीफ थे उन्होंने कोई खबर पास नहीं की, क्योंकि यहाँ पे मिली भगत इसलिए थी कि जो हमारे एनएस से बैठे थे ब्रजेश मिश्रा, वो वाजपेयी को गिराना चाहते थे। इवन एक सीनियर मिनिस्टर जो अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट के अंदर था, उनके पास भी सारी खबर थी, लेकिन उनकी कॉन्स्पिरेसी थी कि अटल बिहारी वाजपेयी को हटाया जाए। तो यहाँ पे बड़ी कॉन्स्पिरेसी चल रही थी, कॉन्स्पिरेसी पाकिस्तान की थी, हमारी तरफ से थी। हाँ, फिर आगे आप बात कीजिएगा। हाँ, ऐसा है जी कि जब इन्होंने वो पूरा प्लान को ऑपरेशनल किया ना जी पाकिस्तान ने, मैं देखिए मैं 2 बातें कह रहा, हमको पता नहीं था कि उनके पास में वेयर विटल क्या है, उनकी वेपनरी क्या है, हमें नहीं पता था। जब ये डिस्कवर हो गया कि वो आए हुए हैं, हमें नहीं पता था, ठीक है। ये हमारी कमजोरी है सबसे पहले। कैसे नहीं पता था, मैं आपको मेरी आने वाली अभी 2 मिनट में बताता हूँ। दूसरी बात, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उनकी पाकिस्तान की एक नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री है, ठीक है, नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री है, नॉर्दर्न एरियाज में से इसकी रिक्रूटमेंट होती है सारी, ये पश्तून, हाँ बिल्कुल, हिंजा बाल्टिस्तान, वो पूरे इलाके जो है ना जी जुड़े हुए हैं, है ना, चित्राल वैली, उधर स्वात, इधर इसके साथ में ये सारा स्कार्डू से जो कारगिल के पीछे है, ये सारी रिक्रूटमेंट इनकी वहां से होती है, नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री। क्योंकि पहाड़ी लोग हैं, पहाड़ों के जानकार हैं, और माउंटेन्स के माउंटेन जो वारफेयर है ना उसके ये एक्सपर्ट हैं। उनसे इन्होंने उनको रिक्रूट किया, उनको सादे कपड़े पहना दिए, ठीक है, नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री को, और उनको स्टेट ऑफ द आर्ट, उन्हें पता था कि हम रिएक्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, ठीक है ना। उन्होंने उनको उस वक्त जो हथियार दिए वो आप ध्यान करिए, उन्होंने उनको बाकी सब चीजें जैसे क्या है कि LMGs, MMGs और बाकी जो असॉल्ट राइफल्स थी वो तो दी हैं, लेकिन साथ में स्टिंगर शोल्डर फायर उन्होंने उनको मिसाइल दी, ठीक है। अब ये सोचिए कि उनको पता है कि हम कैसे आएंगे, हमें नहीं पता उनके पास क्या है। इधर जब हमें पता लगा तो पहले तो हमने पेट्रोलिंग भेज दी, वो हमारे सौरभ कालिया वगैरह के साथ जो पेट्रोल गई थी उनको पकड़ करके उन्होंने उनके शरीरों को शत विक्षत करके वापस भेजा, ठीक है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, लोगों ने चर्चा की बहुत उसके ऊपर, मुझे
मैं एकदम से उस वक्त स्ट्राइक था, जब मैंने ये न्यूज देखी ना एकदम स्ट्राइक था। ये मैं आपको 27 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, एकदम कारण था, क्योंकि मुझे हैरानी नहीं थी, मैं शौक भी नहीं था मुझे, क्योंकि मैं मेरी रिसर्च है इनके इतिहास की, इस्लाम के इतिहास की। तो मुझे इस बात का आश्चर्य नहीं था कि उन्होंने उसकी बॉडी को म्यूटिलेट करके क्यों भेजा, ये तो खून में है। हमारे लोगों को यहाँ पर है वो मार देते या वैसे वापस दे देते, तो आंखें क्यों निकाल ली उसकी बच्चे की, क्यों उसका जो है शरीर के ऊपर 100 घाव था, वो अगर ना करे अगर ये लोग, तो मुझे तब आश्चर्य होगा, क्योंकि ये तो इस्लामी है, ये जिहादी हैं, बात समझिए। ये दुश्मन के साथ में इस प्रकार का व्यवहार करना उनके खून में है। तो उन्होंने बच्चों को इस तरह से शत विशत करके उनके शरीर वापस भेजे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में जब हमने काउंटर अटैक किया, तो पहले एक बात देखिए, हमने क्या किया, एयरफोर्स से उनकी जो पोजीशंस हैं वो हमने मॉनिटर की। तो उसमें हमारा, इन्होंने स्टिंगर मिसाइल जो शोल्डर फायर्ड है, हमें हमारे पास तैयारी नहीं थी। MiG-29 पहले इन्होंने हमारा एक गिराया, जिसमें जो पायलट थे आहूजा, ठीक है, वो एजेक्ट हुए वहां पर और उनको उन्होंने मार दिया, आहूजा को, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा एक था हमारा जो था MiG-27ML, इसमें इसके ऊपर अटैक हुआ, तो इसमें से पायलट अटैक हुए निचिकेता, उनको वापस दिया, लेकिन टॉर्चर करके उसको वापस दिया। एक हमारा हेलीकॉप्टर जो है उस वक्त जो इन्होंने अटैक किया, जो था वो Mi-17 था, उसमें 4 क्रू मेंबर थे, वो चारों उसमें वीरगति को प्राप्त हो गए, ठीक है। एक हमारा उसके में हेलीकॉप्टर, एक हमारा रिकॉग्नाइजेशन रैकी का प्लान था, कैनबरा, पुराना कैनबरा हमारे इन्वेंट्री हुआ करती थी, उसको हमने रिकॉग्नाइजेशन प्लेन में कन्वर्ट करके सर्वेलेंस में उसको हमने रखा हुआ था, वो भी इन्होंने गिराया। हमारे 4 एयरक्राफ्ट इन्होंने जो है स्टिंगर मिसाइल से गिरा दिए, ठीक है। हमने, हमारे पास में इनकी उस प्रकार के इनके पास वेपनरी है उसकी तैयारी नहीं थी। उसके बाद में हम जागे, ठीक है, हमारे पास ये तैयारी नहीं थी कि हमको अगर इनके ऊपर अटैक करना है एयर टू ग्राउंड, तो हमारी उस वक्त जो है वो मिसाइल्स क्या होंगे, बॉम्ब्स क्या होंगे, हमारे पास वो भी नहीं था। क्योंकि आप अगर वहां पर सब चोटियां हैं ना जी, वो सारी चोटियां 14-15 हजार से लेकर 18 हजार 20 हजार फुट की अल्टीट्यूड के ऊपर हैं। आप प्लेन उससे ऊपर उड़ाते हो उस पर अटैक करने के लिए, तो एक डायगोनल जो है वो ट्रेजेक्ट्री होती है आपके प्रोजेक्टाइल की, वो डायगोनल ट्रेजेक्ट्री के लिए हमारे पास कोई वेपनरी नहीं थी, ठीक है। वो भागे भागे गए। मैं तो सैल्यूट करता हूँ इजराइल वालों को, उन्होंने उसी वक्त लेजर गाइडेड हमको बॉम्ब दिए, जो एक फैक्टर रहा वो वॉर को हमको उनके साथ में डिसिसिवली विन करने का। दूसरी बात मैं आपको और बताऊं, जो बड़ी मैं नहीं समझता कि पब्लिक डोमेन में आज तक किसी ने जिक्र नहीं किया, इस संदर्भ में मैं कर रहा हूं। बोफर्स गन जो है ना, उसमें एक स्पेशलिटी थी कि ये हाई अल्टीट्यूड वारफेयर के लिए, कि उसमें एक तो उसकी होविट्जर गन है 155 mm, इसमें शूट एंड स्कूट की एक फैसिलिटी थी, ताकि जब ये शूट करे तो उसके बाद में तुरंत अपनी जगह बदलते, ताकि दुश्मन का जो जीपीएस उसकी लोकेट करके इस पे काउंटर अटैक ना करे। ये इसमें एक इसका फीचर था। लेकिन दूसरा सबसे बड़ा फीचर था कि हाई अल्टीट्यूड माउंटेन वारफेयर के लिए ये गन बड़ी उपयुक्त थी, ठीक है। ये गन जो हमने स्वीडन से सौदा कर लिया, ठीक है। अब डिफेंस डील्स में वो एक अलग विषय है, लेकिन तो भी डिफेंस डील में आप पता है उस जमाने में बहुत भ्रष्टाचार हुआ करता था। उसमें राजीव गांधी के ऊपर भी यहाँ तक हो गया कि उसका रिजीम चेंज हो गया। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे इसमें भी बात डाल दूं, क्योंकि बिफोर गन्स की बात है। राजीव गांधी ने इसके अंदर कमीशन खाई थी, इसकी इंक्वायरी रॉ ने की थी, लंदन और पाक जगह की थी, और उसके अंदर प्रूफ आ गए थे। लेकिन उसको बचाया किसने? उसको बचाया आपके एल के अडवाणी ने, बाद में उसको बचाया मुलायम सिंह यादव ने, क्योंकि इनके अपने इंटरेस्ट थे। एक और बात इंटरेस्टिंग बता दूं कि जब बिफोर गन्स लेके आए तो एम्यूनिशन नहीं था, 10 दिन का एम्यूनिशन था। तो उस टाइम पे मैसेज भेजा गया, मैं उस टाइम पे फॉरन में बैठा था, उसी स्टेशन पे मैसेज आया कि हमारे को एम्यूनिशन ले दो। हमने अपने सोर्सेज से कहा कि एम्यूनिशन की तैयारी कर दो, तो उसने तैयारी करती। नेक्स्ट डे मॉर्निंग को हमने मैसेज भेजा कि अपने प्लेन भेज दो, तो प्लेन जाकर के एम्यूनिशन उठा के लाए। जब प्लेन एम्यूनिशन उठा के लाए तो इन्होंने बिफोर गन्स चलाई। उससे पहले इनके पास ये नहीं पता था कि इनके आर्मी के लोग कहां बैठे हैं।
तो हमारे एक रॉ के एयर विंग के चीफ थे मेजर RS बेदी, जिनको भी बड़ा रिवार्ड दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा कि उन्होंने 1960 वार के अंदर बहुत कुछ अचीव किया था। तो उन्होंने कहा कि भाई आप हमसे पूछो, तो उन्होंने अप्रोच किया हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री के लोगों को, एयरफोर्स के लोगों को, और अल्टीमेटली हमारी जो रॉ का जो एयर विंग है उसने इनको हेड काउंट दिया कि कहां कहां इनके लोग बैठे। उसके बाद बफर गन्स को यूज किया गया था। चलिए ठीक, क्योंकि टाइम कम है तो मैंने कहा छोटा सा बफर्स की देखिए दो एस्पेक्ट हो गए कि एक तो जो कमर्शियल एस्पेक्ट था कि उसमें आपने सही कहा पैसे खाए गए थे, बड़े लोग थे जिन्होंने अपने आप को बाद में निर्दोष सिद्ध कर दिया। हिंदुजा ब्रदर्स का भी उसमें नाम था, तो सब लोगों वो बात मामला ठंडा हो गया। लेकिन मैं जो बफर्स की एफिकेसी है मैं उसके ऊपर बात कर रहा हूँ। ठीक है, उन लोगों को पता था कि बफर जो है ये माउंटेन वारफेयर के लिए बहुत ही बढ़िया गन है। ठीक है, तो ये बात इसके लिए इन्होंने वो सारा ये जो है स्कैम शुरू करवा दिया था ताकि ये गन ही जो है ये डिस्कार्ड हो जाए। लेकिन फॉर्चुनेटली फॉर अस हमने गन जो है उसके गन की एफिकेसी पे, उसकी ऑपरेशनल वैल्यू के ऊपर हमने जो उसका कमर्शियल एस्पेक्ट था उसको हावी नहीं होने दिया। और एट द एंड ऑफ द डे जो पूरा अगर हमने जीता है ना, जिसका हम आज विजय दिवस गर्व से कह रहे हैं, वो उसमें दो चीजों का रोल हमारे जवानों ने तो एक ऐसी बात बता दी सारी दुनिया में जी, ट्रूप आगे होता है कमांडर पीछे होता है। हमारे यहाँ पर तो जो हमारे लड़के थे, हमारे जो उस वक्त मतलब समझ लो कि लेफ्टिनेंट रैंक से लेकर के मेजर कर्नल तक, ये आगे गए जाकर के इन्होंने उनके बंकर उड़ा दिए, उनके संगर हिला के रख दिए। ये एक सबसे बड़ा, अगर मेरे से कोई पूछे 80% हमारे लोगों का शौर्य, हमारे लोगों की वीरता, हमारे लोगों की शिविलरी वो थी हमारे फौजियों की 80%। बाकी 10% जो था वो इजराइल के जो हमने लेजर मिसाइल दिए जिसने उनको बंकरों को, और बाकी का 10% बफर। तो ये पूरे कारगिल की स्टोरी है। ठीक है, और हम इसके पहले के शो आज जो है लोगों से आज्ञा लें, एक ही बात कहना चाहता हूँ कि देखिए भूतकाल जो हो गया। ठीक है ना, कहते हैं कि वो बहुत बड़ा प्रोवर्ब है ना एक, कि those who do not learn from the mistakes which have been committed in the annals of history are condemned to repeat it। तो इससे देखिए आप खत्म, आपके बिल्कुल खत्म करने से पहले मैं छोटी सी और बता दूं, जो वीपी मलिक थे उस टाइम पे आर्मी के चीफ थे, और जब वार स्टार्ट हुआ तो उन्होंने कहा कि हमें एयरफोर्स की जरूरत नहीं है, हमारी आर्मी काफी है। यानी कि उन्होंने अपने लोगों को सेक्रीफाइस कर दिया। अगर शुरू में एयरफोर्स को यूज किया होता या उसका कोशिश की होती यूज करने की, तो आज सिचुएशन ये ना होती। अगर उन्होंने रॉ को यूज किया होता, रॉ के एयर विंग को यूज किया, तो ये सिचुएशन ना होती। और दूसरी तरफ जो रॉ के लोग थे, स्पेशली अरविंद दवे जो रॉ के चीफ थे, उनकी गलती की वजह से हुआ। गलती हुई यहाँ पे, जैसे कॉन्स्पिरेसी थी इनके एनएसए की थी, जो उस टाइम पे अटल बिहारी वाजपेयी के एनएसए थे, और सारी खबर उनके पास थी, लेकिन उन्होंने खबर को डिसेमिनेट नहीं किया। और इसी को रिवार्ड देने के लिए अरविंद दवे को बना दिया गवर्नर एक स्टेट का, और जो कारगिल का मेन आदमी था यानी कि ए.एस. दुल्लत, उस जिसकी गलती थी या जिसने जानबूझ के कॉन्स्पिरेसी के अंदर पार्टिसिपेट किया था, उसको बना दिया रॉ का चीफ। और यहाँ पे एक जो हमारा एक ऑफिसर था, जो हमारा पॉलिटिशियन था, जो नंबर 2 था उस टाइम की गवर्नमेंट के अंदर, उसका भी इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट थी, क्योंकि ये चाहते थे कि वाजपेयी की गवर्नमेंट हटे और कोई दूसरे आदमी को यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए। यहाँ पे बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी चल रही थी। और दूसरी बात है कि वीपी मलिक जब बाहर चल रहा था तो चले गए 1 हफ्ते की छुट्टी पे, घूमने के लिए चले गए किसी वेस्टर्न कंट्री के अंदर, कि मेरी वहां पे मीटिंग है। मतलब एक कैजुअल अप्रोच थी हमारे आर्मी की चीफ की। और उस टाइम पे अगर आर्मी ने तैयारी की होती, अगर हमारे पास उस टाइम पे अटैक हेलीकॉप्टर्स होते तो आज ये दिक्कत ना होती। उस टाइम पे हमारे पास 4 प्लेन्स होते तो भी दिक्कत ना होती, और वार से पहले हमने एमुनिशन इकट्ठा किया होता तो दिक्कत ना होती। लेकिन सारी की सारी जो गलती जाती है वीपी मलिक की जाती है, और अपने आप को कहते हैं मैंने तो कारगिल का वार जीता। आज अगर कारगिल वार के अंदर हमारे सोल्जर मरे तो सारी की सारी मिस्टेक थी हमारे आर्मी चीफ की। और एक और बात बताएं, जब कारगिल के ऊपर हावी हो गए तो पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ थे, उन्होंने उनके प्राइम मिनिस्टर से कहा नवाज शरीफ की आप इंटरवीन करो। नवाज शरीफ ने कहा जी आपने मुझे पहले तो बताया नहीं, क्योंकि नवाज शरीफ को बताया नहीं था, जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, नवाज शरीफ को बताया नहीं था। और वाजपेयी ने क्या किया, उन्होंने उस टाइम पे दिलीप कुमार को बुलाया और दिलीप कुमार को बिठा करके इससे बात की, यानी कि नवाज शरीफ से बात की। तो दिलीप कुमार ने कहा आपके ऐसे लोगों की गलती की वजह से हमें भुगतना पड़ता है इस देश के अंदर।
तो यहाँ पे बहुत सी कॉन्स्पिरेसी थी, यानी कि जो कारगिल वार था उसमें पाकिस्तान का तो हाथ था, कॉन्स्पिरेसी थी, और दूसरी तरफ पूरी कॉन्स्पिरेसी थी इंडिया की तरफ से। हमारे बड़े बड़े लोग मिले हुए थे, और आज हमारा हिंदुस्तान जो मार खा रहा है कई बार, वो इसीलिए खाता है कि यहाँ पे लोग मिले होते हैं अपोजिशन के साथ या दूसरे के लोगों के साथ। और आज जो दिल्ली के अंदर कॉकरोच की जो यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन हुई, इसके अंदर पूरा रोल था डीप स्टेट का। और इसके साथ कौन मिला हुआ था? हमारे अपोजिशन के लीडर राहुल गांधी, केजरीवाल और आपके जो बाकी लोग थे अपोजिशन के, वो मिले हुए थे, जिसकी वजह से दिल्ली को हिलाने की बात की गई थी, दिल्ली को दहलाने की बात की गई थी। लेकिन अल्टीमेटली हम ये कहेंगे कि हमारे सोल्जर्स ने बहुत सेक्रीफाइस किया, बहुत बलिदान दिया कारगिल के ऊपर। और जैसे आपने कहा पाकिस्तान की कॉन्स्पिरेसी के बारे में आपने सारा बता दिया, कैसे कॉन्स्पिरेसी की गई थी, मुशर्रफ के द्वारा की गई थी, और ये भी बता दिया कि पाकिस्तान कभी सुधरेगा नहीं। आज अगर हमने सिंधु जल समझौते को सस्पेंड किया है, वो कहीं ना कहीं से प्रेशर डाल रहा है कि इसको दोबारा रिवाइव करो, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा अब दोबारा से हम गलती करेंगे नहीं। सिंधु जल समझौता अगर किया जाएगा तो डिफरेंट शेप में किया जाएगा, जिस तरीके से हमारा इंटरेस्ट होगा उसके अंदर करेंगे। तो पाकिस्तान आज बिलबिला रहा है और हिंदुस्तान बात नहीं कर रहा। और एक आपको एक और बात याद होगी कि कुछ दिन पहले कुछ लोग जो जिसके अंदर 60 इंडियंस थे, बाकी पाकिस्तानी थे, पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी कि आप उनसे बात करो। ये वो लोग हैं जो देश के दुश्मन हैं, जो देश का बुरा चाहते हैं और जानबूझ के चाहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान के सामने गिड़गिड़ाए, के सामने जाए और पाकिस्तान दोबारा फिर हमारी पीठ पे चाकू घोंपे। और पीएम मोदी ने कह दिया जब तक मैं रहूंगा पाकिस्तान से बात नहीं होगी। पाकिस्तान से बात होगी जब पाकिस्तान हमारे यहाँ पे मिलिटेंट को भेजना बंद करेगा, जो पाकिस्तान करेगा नहीं। हाँ, तो अल्टीमेटली फिर आप राजन जी इसको बंद करिए, प्रोग्राम को खत्म करिए। बजी यही है, लोगों से जो है मेरा यही आग्रह है, यही प्रार्थना है कि हम जो हमने गलतियां की हुई हैं पास्ट में उनसे सीखें और आगे वाले समय में सुदृढ़ भारत की जो है वो नींव हमने बहुत तैयार की है। उसके जो हमारा मिशन है 2047 में भारत विश्व गुरु बनाने का, वो तभी बनेगा कि जब हम लोग हमारी गलतियां उनसे सीख करके दोहराएंगे नहीं। तो कारगिल विजय दिवस को मैं इस तरीके से याद करता हूँ। मैंने देखिए आज हमारी जो बातचीत हुई, मैंने वही बातों पे जिक्र किया है जो बातें जो थी जिनको हमके सुधारने की जरूरत है। जैसे पाकिस्तान की मानसिकता को समझने की जरूरत है, ठीक है, दुश्मन के पास में वेपन्स कौन से हैं उनके बारे में पूरी जानकारी रखने की जरूरत है। हम काउंटर कैसे उसका करेंगे उसके ऊपर हमारी जरूरत है। तो ये सारी बातों के ऊपर ध्यान रख करके, और मैं वापस से श्रद्धांजलि देता हूँ हमारे उन वीरों को जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया। ये बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंदुस्तान, जय भारत, जय भारत, जय जय।